आज का मेरा टॉपिक है लेज़र टीथ वाइटनिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमारे दांत जो है वो सफ़ेद चमकदार हो जाएं। तो मैं इस टॉपिक में आपको आज बताऊंगी कि क्या ऐसी कंडीशन है जिनमें आप टीथ वाइटनिंग करवा सकते हैं, कौन सी कंडीशन है जिनमें आप टीथ वाइटनिंग नहीं करवा सकते, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करने से टीथ वाइटनिंग की जो ड्यूरेशन है, मतलब आपके दांत जो हैं वो जल्दी ख़राब ना हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं आप करें। तो ये आज का मेरा टॉपिक है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा नायाब है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। 6 साल से लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि टीथ वाइटनिंग के कैसे अपने दांतों को हम सफ़ेद चमकदार करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में उसका सही जवाब देंगे तो सही जवाब देने पर मरहम के थ्रू आपको मुझसे फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप होम रेमेडीज़ की तरफ जाएँ, क्योंकि होम रेमेडीज़ कुछ हद तक इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर कोई लिप बर्न हो जाता है, गम्स पे इंजरी हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, कुछ भी इशू हो जाता है तो आप उसको खुद से घर में कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे जाके डेंटिस्ट जो है वो प्रॉपर डेंटल एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके होने वाली हैं। और लेज़र टीथ वाइटनिंग करवाने से पहले अगर आपकी कोई फिलिंग होने वाली है, अगर आपका कोई क्राउन होने वाला है, तो ये चीज़ें पहले की जाती हैं, क्योंकि वाइटनिंग के बाद क्राउन्स पे या फिलिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले आपके डेंटल चेकअप करेगा। डेंटल चेकअप करने के बाद अगर आपको स्केलिंग रिक्वायर्ड है, कुछ लोगों का ये है कि स्टेनिंग होती है, या मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, कैलकुलस होता है, दांतों पे फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं, तो वो पहले उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद, पॉलिशिंग करने के बाद फिर उसके बाद वाइटनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर है क्या? वाइटनिंग का प्रोसीजर ये होता है कि आप को वहाँ पे प्रॉपर ओरल सेपरेशन करके, अच्छी तरह से कॉटन से सारे लिप्स सेपरेट करके और सलाइवा कंट्रोल करके उसके बाद वहाँ पे एक जेल लगा दिया जाता है। जेल लगा के एक ब्लू लाइट लेज़र से उसके ऊपर 15 मिनट्स के लिए उसको क्योर किया जाता है, और उस 15 मिनट्स के बाद फिर सेकेंड सेशन इसी तरह रिपीट किया जाता है। फिर थर्ड सेशन तकरीबन 45 मिनट्स का ये टोटल प्रोसीजर है, जिसमें आपका जो दांतों का शेड है वो ऑलमोस्ट 5 to 7 शेड्स लाइटर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें टीथ वाइटनिंग बहुत इफेक्टिव नहीं भी होती है या कंट्राइंडिकेटेड है, यानी कि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए कि आप इस तरह के कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर या कोई भी जो आपको ज़रूरत नहीं है वो प्रोसीजर्स आप ना करवाएं। सेकेंडली, अगर कोई बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर है या अल्कोहलिक है तो उनके दांतों पे वो इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं आएगा, या स्लोली बहुत स्लो रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि जो दांतों का नेचुरल शेड है वो थोड़ा सा येलोइश ही होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि कॉस्मेटिकली अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि टीथ वाइटनिंग के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, या इनेमल डैमेज हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनिमल डैमेज नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, मतलब जित आपको रिक्वायर्ड नहीं है और फिर भी आप बहुत ज़्यादा, तो वो तो एक्सेस में तो हर चीज़ का नुकसान होता है। लेकिन ये कि अगर आप उसको प्रॉपर डेंटिस्ट से करवा रहे हैं और प्रॉपर टाइम के बाद करवा रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी सी सेंसिटिविटी समटाइम्स होती है, वो डेंटिस्ट जो है आपको वहाँ पे ही जेल लगा देते हैं सेंसिटिविटी के लिए, ताकि आपको सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाए। और दूसरा ये कि इसकी टीथ वाइटनिंग की लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि कितना ज़्यादा देर आपके दांत जो हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप कलर्ड फूड अवॉइड करें थोड़ा सा। उसके अलावा आप स्मोकिंग अवॉइड करें, चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें या कम कर दें। उसके अलावा कुछ भी खाए पिए अच्छे से रिंस करें, और प्रॉपर जो ओरल हाइजीन मेंटेन करने का तरीका है ना, उसी के थ्रू आप प्रॉपर करें। सबसे पहले मॉर्निंग में आप रिंस करें, रिंस करके आप नाश्ता कर लें। ब्रेकफास्ट के बाद आप एक दफ़ा डेंटल फ्लॉस, धागा जो होता है थ्रेड की सूरत में भी होता है और टूथपिक पे भी लगा हुआ होता है, उससे दिन में एक दफ़ा जो है वो पहले आप डेंटल फ्लॉस से सारे दांतों के दरमियान में क्लीनिंग करें। उसके बाद आप टूथब्रश से भी आपने, कुछ लोग ना बहुत ज़ोर से टूथब्रश यूज़ करते हैं, वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे भी आपके गम्स और दांत जो है वो डैमेज होते हैं। टूथब्रश करें, उसके बाद आप माउथ वॉश करें, और एक दफ़ा रात को सोते हुए आपने जब
कुछ भी खाना पीना नहीं है, उसके बाद आपने लास्ट बेड पे जाने से पहले एक दफ़ा आप ब्रश कर लें, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके साथ जो है आपकी टीथ वाइटनिंग की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो है ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। आज का सवाल हमारा ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि टूथब्रश की लाइफ कितनी है, यानी कि एक टूथब्रश को कितना अरसा यूज़ करना चाहिए और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो सही जवाब देने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर इस टॉपिक पे आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कंसल्टेशन, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।